एचडीएफसी बैंक एक ऐसा नाम जिस पर हम सब भरोसा करते थे, है ना? पर आज ये बैंक एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। तो चलिए, आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। तो देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक इस्तीफे से। और वो भी कोई छोटा मोटा इस्तीफा नहीं, बैंक के चेयरमैन का। और उन्होंने वजह क्या दी कि ये उनके पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के हिसाब से नहीं है। अब सोचिए, बस इस एक लाइन ने मार्केट में कैसी खलबली मचा दी होगी। और असर असर तो बिल्कुल तुरंत दिखा। अगले ही दिन बैंक का शेयर धड़ाम सीधे 8.7% नीचे। और ये गिरावट कोई मामूली नहीं थी। कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर इन्वेस्टर्स के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा स्वाहा हो गए। तब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक इस्तीफे में इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा भूचाल ला दे। सच तो ये है कि नहीं, ये गिरावट असल में एक बहुत गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रही है, और वो समस्या है भरोसे का संकट। तो चलिए, आज हम उन 3 बड़ी वजहों की तह तक जाते हैं जिन्होंने एचडीएफसी बैंक की नींव तक हिलाकर रख दी है। पहली और सबसे बड़ी समस्या जुड़ी है एक हाई रिस्क फाइनेंशियल प्रोडक्ट से, और इल्जाम यह है कि इसे विदेशी ग्राहकों को गलत तरीके से बेचा गया। तो इस पूरे संकट के सेंटर में है 81 बॉन्ड्स। अब ये 81 बॉन्ड्स होते क्या हैं? देखिए, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप किसी कंपनी को लोन देते हैं, तो वो हुआ एक नॉर्मल सेफ बॉन्ड। लेकिन 81 बॉन्ड्स ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की परमानेंट लोन जैसा है, जिसमें यह भी हो सकता है कि इन्वेस्टर का सारा पैसा डूब जाए। अब आरोप क्या लगा है? आरोप यह है कि बैंक की जो दुबई ब्रांच है, उसने इन खतरनाक रिस्की बॉन्ड्स को एनआरआई कस्टमर्स को ये कहकर बेच दिया कि ये तो एकदम सेफ फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा है। उनसे पैसे ट्रांसफर करवाए और बिना पूरा रिस्क समझाए उन पैसों से ये बॉन्ड खरीद लिए गए। सोचिए जरा। और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। क्रेडिट स्विस डूबा और जिस इन्वेस्टमेंट को एकदम सेफ बताया गया था, उसकी वैल्यू रातों रात जीरो हो गई। निवेशकों ने अपना सब कुछ गवा दिया और बैंक ने अपना भरोसा खो दिया। चलिए, अब आते हैं दूसरी बड़ी समस्या पर, और इसकी जड़ें जुड़ी हैं 2023 में हुए बैंक के एक बहुत बड़े मर्जर से, जो उसने अपनी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के साथ किया था। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें एक टर्म समझना होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, या शॉर्ट में एनआईएम। अरे घबराइए मत, ये बहुत सिंपल है। इसे आप बैंक का असली प्रॉफिट मार्जिन समझिए। मतलब बैंक लोन देकर जो ब्याज कमाता है और डिपॉजिट पर जो ब्याज देता है, उसके बीच का फर्क। तो जाहिर है, जितना ज्यादा एनआईएम, बैंक उतना ही ज्यादा मुनाफे में। अब देखिए, मर्जर से पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बैंक के पास कासा जैसे सस्ते डिपॉजिट थे, मतलब जिन पर बैंक को कम ब्याज देना पड़ता है, और एफडी जैसे महंगी डिपॉजिट भी थे। तो एक अच्छा बैलेंस बना हुआ था, और इसी वजह से बैंक का निम यानी प्रॉफिट मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन मर्जर के बाद पूरी पिक्चर ही बदल गई। एचडीएफसी लिमिटेड से एक बहुत बड़ी लोन बुक तो आ गई, पर उस लोन को फंड करने के लिए सस्ते डिपॉजिट नहीं आए। तो अब बैंक को मजबूरन महंगे एफडी पर डिपेंड होना पड़ा। अब जब खर्चा बढ़ेगा तो क्या होगा? सीधा सीधा मुनाफा कम हो जाएगा। और इसका असर वो आप इस चार्ट में एकदम साफ साफ देख सकते हैं। आज एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स जैसे आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक से काफी नीचे आ गया है। सोचिए, एक वक्त था जब ये इंडस्ट्री का लीडर था, और आज मुनाफे के मामले में ये पिछड़ रहा है। और बात सिर्फ मुनाफे पर दबाव की नहीं है, एक और छिपी हुई कॉस्ट थी, रेगुलेटरी नियम। देखिए, आरबीआई का नियम है कि बैंकों को अपनी जमा पूंजी का एक हिस्सा, जिसे सीआरआर और एसएलआर कहते हैं, रिजर्व में रखना पड़ता है। इस पैसे पर बैंक को लगभग कोई कमाई नहीं होती। अब एचडीएफसी लिमिटेड पर तो ये नियम लागू नहीं होता था, पर मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक को ये करना पड़ रहा है। मतलब एक बहुत बड़ी रकम ब्लॉक हो गई है जिस पर बैंक कमा सकता था। और अब आते हैं तीसरे रेड फ्लैग पर, जो पिछली 2 चुनौतियों का सीधा सीधा नतीजा है। और वो ये कि बैंक जितना पैसा डिपॉजिट में ले रहा है, उससे कहीं ज्यादा लोन में दे रहा है। ये तस्वीर इस असंतुलन को बिल्कुल साफ कर देती है। मर्जर से पहले बैंक का लोन टू डिपॉजिट रेशियो था 87%, जो कि एक हेल्दी लेवल माना जाता है। लेकिन मर्जर के बाद ये रॉकेट की तरह बढ़कर 110% हो गया। मतलब बैंक अपने पास जमा पैसे से भी ज्यादा लोन दे रहा था, और ये आरबीआई की सेफ लिमिट से बहुत बहुत ज्यादा है।
हाँ, ये बात सही है कि बैंक ने इस पर काम किया है और अब ये रेशो सुधरकर 98.5% पर आ गया है। लेकिन फिर भी इतना हाई रेशियो इस बात का संकेत है कि डिपॉजिट ग्रोथ लोन देने की रफ्तार को मैच नहीं कर पा रही है और ये एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये 3 समस्याएं हैं। पहला, बॉन्ड वाला मामला जिससे भरोसा टूटा। दूसरा, मर्जर की वजह से घटता हुआ मुनाफा और फंसी हुई पूंजी। और तीसरा, लोन और डिपॉजिट के बीच का ये खतरनाक असंतुलन। और ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब मिलकर बैंक की स्टेबिलिटी और उसकी इमेज पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो अब जो लोग इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि आगे क्या देखना है। कुछ ऐसे की मैट्रिक्स हैं जो बताएंगे कि बैंक सही रास्ते पर लौट रहा है या नहीं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, क्या बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम वापस बढ़ रहा है? दूसरी बात, क्या लोन टू डिपॉजिट रेशियो वापस सेफ लेवल की तरफ जा रहा है? और तीसरा, क्या बैंक सस्ते कैसा डिपॉजिट जुटाने में कामयाब हो पा रहा है? ये 3 इंडिकेटर्स आपको बताएंगे कि क्या गाड़ी वापस पटरी पर आ रही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या HDFC बैंक, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद, सबसे डिपेंडेबल बैंकिंग स्टॉक माना जाता था, इस संकट से बाहर निकल पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो अपनी सबसे कीमती चीज यानी हम सबका विश्वास फिर से हासिल कर पाएगा?